हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस सेशन में हम लोग मेंस के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो हमारी वीडियो है ये हमारी मेंस की सीरीज़ की वीडियो है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यानी कि समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता। अब ये जो टॉपिक है ये बार बार न्यूज़ में आता रहता है, बार बार न्यूज़ में आता रहता है, इसीलिए ये करंट अफेयर का टॉपिक होते हुए भी ये स्टैटिक का टॉपिक बन जाता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये हमें कवर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो हमारी वीडियो है ना, ये सिर्फ बीपीएससी या फिर बिहार के पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको कवर हमें करना ही करना होगा। ठीक है, तो मेरी गारंटी है कि अगर आपने हमारी इस मेंस की सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर आएंगे, क्योंकि हम मेंस के जो टॉपिक होते हैं उनके हर एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जिससे कि क्वेश्चन जो है किसी भी रूप में आ जाए, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आ जाए या फिर वो शॉर्ट नोटिस के रूप में आ जाए, तो हम उसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, चाहे हमने वो रटा हो चाहे ना रटा हो। बस समझ जो होता है, समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने अभी बताया है समान नागरिक संहिता। तो अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर लिखा है यूनिफॉर्म सिविल और है कोड। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि समान, कि ऐसा कोड, ऐसी संहिता, ऐसा कोड जो कि हमारे देश के नागरिकों पर समान रूप से लगे, हमारे देश के हर नागरिक पर कैसे लगे, समान रूप से लगे। इसमें किसी भी धर्म, जाति, कम्युनिटी, इसकी कोई बात ना हो। ठीक है ना, उसकी दखलंदाजी बिल्कुल भी ना हो और सभी पर समान रूप से लगे, यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, और ये जो इसकी डिबेट है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों ही आते हैं, तो हम उन दोनों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, अब देखो ये है क्या। अब यूसीसी जो है ये एक ऐसा लॉ प्रोवाइड करता है, ऐसा कानून है जो कि हमारे पूरे देश पर लगेगा। ठीक है, जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके जो पर्सनल मैटर्स हैं, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, उन सब को मद्देनज़र बिल्कुल ना रखते हुए सभी पर बराबर रूप से लगे। अब देखो मैरिज का मतलब क्या है, शादी विवाह, तलाक या फिर गोद लेना। ठीक है, ये जो इनहेरिटेंस वगैरह है, इन सारे जो कानून हैं ये मतलब हमारे देश में क्या है कि जैसे कि हिंदू धर्म हो गया या मुस्लिम धर्म है या फिर क्रिश्चियन है या फिर जो और माइनॉरिटीज़ हैं और छोटे छोटे ट्राइबल हैं, समुदाय हैं, उन सब में क्या है कि उन सब के धर्मों के जो कानून हैं वो सारे के सारे अलग अलग धर्मों के कानून हैं। और उन्हीं अलग अलग धर्मों के कानून लगने के कारण क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, मतलब कि मूल अधिकारों का हनन होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट्स जो है, मूल अधिकार जो है वो मिल नहीं पाते हैं, तो एक अन्याय का एक साधन बन जाता है। ठीक है, तो अब यही बात जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हो जाती है कि अगर ये अप्लाई हो जाएंगे तो ऐसा कोई भी अत्याचार या फिर असमानता है ना, वो हमें नहीं झेलनी पड़ेगी। अब हम इसको इस बात से भी आम जिंदगी में अगर देखें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, है ना, तो स्कूल में क्या था कि हमारे क्लास में, स्कूल में हर बच्चे की सेम ड्रेस थी, है ना। अगर हमारी वाइट ड्रेस है या फिर हमारी ब्लू ड्रेस है, ग्रीन है, या जैसी मर्जी भी ड्रेस है, तो वो ड्रेस सभी के लिए है, सभी के लिए सेम टाई होगी, सेम बैच होगा, है ना, सेम स्कर्ट होगी या सेम चुन्नी होगी, सभी के लिए, चाहे कोई बच्चा किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अलग अलग धर्मों के बच्चे एक स्कूल में पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, अमीर पढ़ते हैं, गरीब पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग क्लासों में पढ़ते हैं। तो ना तो इसमें क्लास का डिफरेंशिएशन देखा जाता, ना ही इसमें रिलीजन का मतलब धर्म का वो देखी जाती इनइक्वालिटी, या फिर अमीर या गरीब, पुअर या रिच, ये भी नहीं देखा जाता। सभी को एक रंग की ड्रेस, सभी को एक रंग की टाई, एक रंग की बेल्ट, है ना, ये सब पहनने के लिए ड्रेस कोड होता है। तो वैसा ही कोड हम अपने देश में भी लागू करने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं
कि हम जो है यूनिफॉर्म तरीके से एक ही कोड लाएं और हमारे देश में कभी भी किसी को अत्याचार या फिर असमानता का सामना कभी ना करना पड़े और हम सभी में क्या आ जाए, एक दिन सभी लोग समान हो जाएं, सभी को समानता का अधिकार मिले। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब करंट पोजीशन क्या है। यहाँ पर करंट पोजीशन यही जो मैंने अभी आपको बताया कि हर धर्म के अपने खुद के स्पेसिफिक लॉज होते हैं, है ना। चाहे वो सिख धर्म में हो, जैन, बुद्ध या फिर क्रिश्चियन या मुस्लिम, हिंदू, सभी के अलग होते हैं। इन्हीं धर्मों के कानूनों के कारण यहाँ पर हमें कभी कभी क्या होता है कि हमें अत्याचार या फिर असमानता का सामना करना पड़ता है। तो वो सब ना हो, वो सब हट जाए, इसीलिए हम इस टॉपिक को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो इंटेलिजेंसिया लोग हैं, वो बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि इसे इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, चलो अब देखो, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर एक स्टेट है गोवा। गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि सभी धर्मों के लिए एक ही कॉमन लॉ इम्प्लीमेंट करता है, चाहे वो मैरिज में हो, डाइवोर्स में हो या फिर एडॉप्शन में हो। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू के रूप में बन के हमारे किसी भी प्री के एग्ज़ाम में आ सकता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमने एमसीक्यू की बात करी, तो चलो अब थोड़ी अपने चैनल की बात कर लेते हैं। अगर आपको एमसीक्यू की सीरीज़ को फॉलो करना है, चाहे वो जीएस की हो या पॉलिटी की हो, तो वह हमारे चैनल पर है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पिछले साल की, ईयरली की, पूरे साल की 2023 की करंट अफेयर के टॉपिक हमने अपनी मैगज़ीन में कवर कर रखे हैं और हम लोग इसी तरह से मंथली करंट अफेयर जो है वो भी निकालते हैं। ठीक है, अब पूरे साल की स्पोर्ट्स की 2023 की जितनी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, खबरें आई हैं, वो हमने यहाँ पर कवर कर रखी हैं, वो भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ट्रिक से हमें बहुत आसानी से याद हो जाता है, तो हमने वो भी कवर कर रखी हैं। तो हमारे चैनल पर जाइए, विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, अब देखिए, हमने भी तो ऊपर जो हमने है इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो यहाँ हमने हिंदी में भी लिख दिया है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखें। हाँ देखो, ये सारा हिंदी में लिखा हुआ है, जिससे कि हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो ये देखो, ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। ये गोवा राज्य है ना, मुस्लिम ईसाई कानून द्वारा ये हैं, ये सब जो हैं इन पर। चलो अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है यूसीसी की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मतलब क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है, कि हमारे संविधान ने इसके बारे में हमें क्या प्रावधान दिए हैं, क्या प्रोविज़न दिए हैं। तो हमारे यहाँ पर आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 44 है, उसके अंदर हमें ये दे रखा है, उसमें ये कह रखा है कि भाई हमारे जो स्टेट हैं वो पूरे देश में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करें, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक में ये लिखा हुआ है पहले से कि हमें ये इम्प्लीमेंट करने ही करने हैं, चाहे धीरे धीरे करो उसको इम्प्लीमेंट। लेकिन एक बात है कि ये जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। जिस तरह से हम अपने फंडामेंटल राइट्स की जब ब्रीच होती है, वायलेशन होता है, हनन होता है, तो उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं ना। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं पहुंच सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि देखो इन्होंने ये वाला हमें अधिकार नहीं दिया, यहाँ हमारे यहाँ पे ये असमानता हो रही है, तो आप चीफ मिनिस्टर या फिर किसी भी जो एग्जीक्यूटिव है आप उसको सजा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं हम कह सकते। तो ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, इसको जा कर के हम कोर्ट में अपना अधिकार नहीं मान सकते। ये धीरे धीरे कानून बनेंगे, उसके बेसिस पर हमें ये अधिकार मिलेंगे। ठीक, ये सेम बात यहाँ लिखी हुई है। आगे चलते हैं। अब ये सेम जो हमने ऊपर पढ़ा है ये वही है। ठीक है, अब ये है प्रीवियस एफर्ट ऑफ यूसीसी। अब यूसीसी बनने के लिए हमने अभी एक बात कही है कि यहाँ पर हमें कानून बनाने पड़ेंगे धीरे धीरे, है ना। अब यहाँ पर पहले भी ऐसे कई बार ऐसे एफर्ट हो चुके हैं कि हमारे यहाँ पर इनडायरेक्टली यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता लागू हुई है, जैसे कि शाहबानो के जजमेंट में हुई थी। अब ये जजमेंट आया था 1986 में आया था, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो जजमेंट से
यूसीसी को इम्प्लीमेंट करा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करा। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करा, मतलब मूल अधिकार दिए गए, और उस तरह से रिलीजियन को, मतलब धर्म को साइड में रखा और फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा आगे रखा। तो एक तरह से इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे यूसीसी हमें प्रिजर्व हो गए, हमें यूसीसी मिल गया। इसी तरह से पार्लियामेंट ने भी ये काम करा 2005 में, जब हिंदू सक्सेशन जो लॉ थे उनमें सुधार किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इम्प्लीमेंट हुआ, अपने आप ही हुआ, इनडायरेक्टली हुआ। ये ऐसा कुछ नहीं करा कि हम लोग यूसीसी दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, बस ये इनडायरेक्टली हुआ। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बस फंडामेंटल राइट्स की बात आई कि भाई ये तो मानव अधिकार की बात है, ये यहाँ पे उसका हनन नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का अधिकार है, ये हनन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्रिश्चियन डाइवोर्स में भी सुधार हुआ 2001 में, तो यहाँ पे भी हुआ। अब कई बार कोर्ट्स में ऐसे डिसीज़न आए जो धीरे धीरे वुमेन के राइट्स जो है उन्हें मिलते चले गए। मेंटेनेंस में, अडॉप्शन में बहुत सारे जजमेंट ऐसे आए जिससे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी, वुमेन, इन सबको अपने अधिकार मिले और यूसीसी अपने आप धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता चला गया। ठीक है, अब 2018 में 21वीं लॉ कमीशन आई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि यूसीसी को डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट मत करो, अभी ऐसी कोई भी डिज़ायरेबल स्टेज नहीं है कि इसे उठाकर लोगों के ऊपर थोप दो। ऐसा नहीं करना है कि इसको थोप दो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये 21वीं लॉ कमीशन ने कहा था कि अभी ऐसा टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसा करा कि हमने डायरेक्टली लोगों के ऊपर यूसीसी को थोप दिया तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स हो सकते हैं। ठीक है, और क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिलीजियस वाले जो लोग हैं वो अपना वो लेकर आ जाएंगे कि नहीं हमारे धर्म का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि देखो ये धीरे धीरे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि जब लोगों को एजुकेशन मिल जाएगी तो वो अवेयर हो जाएंगे, अपने आप अपने अधिकारों के लिए अवेयर हो जाएंगे। ठीक है ना, चाहे वो पुअर ही क्यों ना हो, चाहे वो वुमेन ही क्यों ना हो, उन्हें अपने आप अपने अधिकार मिलते चले जाएंगे। तो ये जेंडर जो जस्टिस है, मतलब जो लिंग का जो समानता का अधिकार है, वो अपने आप मिलता चला जाएगा। इसको ऐसे मत थोपो, अगर हम डायरेक्ट थोप देंगे तो क्या होगा? दंगे हो जाएंगे हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अभी इतनी एजुकेशन नहीं है, हमारे देश में इतनी लिटरेसी नहीं है कि लोग इस चीज़ को समझ पाएँ कि ये जो यूसीसी का जो इम्प्लीमेंट हो रहा है ये हमारे भले के लिए है या किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश में क्या होता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है कि नहीं है, तो इस तरह के दंगे भड़कने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए 21वीं लॉ कमीशन ने कहा था कि अभी ये करने का सही टाइम नहीं है, धीरे धीरे अपने आप ही होता चला जाएगा। चलो आगे का पॉइंट देख लेते हैं। अब ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये बस सारा हिंदी में लिखा है, जैसे शाह बानो का फैसला हो गया या वर्षों में वृद्धिशील परिवर्तन, है ना, ये 2018 में क्या बोला। ठीक है, अब देखो, अब इसकी आवश्यकता क्यों है, यूसीसी की आवश्यकता है क्यों? अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये है इसका यहाँ पर। अब देखो, हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, हमेशा रखना याद। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो हम वो दोनों ही डिस्कस करेंगे। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर नेशनल यूनिटी आ जाएगी। नेशनल यूनिटी का मतलब क्या है कि हमारा पूरा जो भारत देश है वो एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्मों वाली जो बात है, जहाँ पर धर्म के जो डिफरेंसेस हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब होता है, असमानता है, वो ख़त्म हो जाएगी और पूरा भारत देश एक हो जाएगा। क्योंकि पूरे भारत देश पर एक ही कानून लगेगा, वहाँ धर्मों में जो अलग अलग कानून लगते हैं वो नहीं लगेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से नेशनल यूनिटी बन जाएगी। दूसरा आता है कि जेंडर जस्टिस, मतलब कि जो मेल और फीमेल में जो समानता है वो अपने आप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो असमानता वाली बात है वो हमारे धर्मों में ही दी गई है। ज़्यादातर धर्मों में ही फीमेल जो होती हैं उनको कम अधिकार दिए गए हैं। तो अगर हम यूसीसी हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फीमेल जो हैं वो मेल के बराबर अधिकारों के मामले में इक्वल हो जाएंगी। तो अपने आप क्या होगा? जेंडर जस्टिस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल
सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी की यहाँ बात क्यों गई है, क्योंकि देखो अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो उस टाइम पर भी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने भी कमज़ोर वर्गों की ही बात कही थी। कमज़ोर वर्गों में कौन कौन आता है, जैसे कि वुमेन हो गई, ठीक है, या माइनॉरिटीज़ हो गई, या पुअर हो गए, या फिर दलित हो गए, है ना, ये सब हो गए, ऐसी मतलब कुछ भी ऐसी जो या फिर ट्राइबल्स हो गए, ठीक है। तो ये सब हैं वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, तो इनको भी अपना प्रोटेक्शन मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि धर्मों में इनको भी थोड़ा सा मतलब कम अधिकार दिए गए हैं, तो वो अधिकार इनके लिए भी बराबर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर जो अत्याचार है वो सब भी अपने आप कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अडहेरिंग टू द आइडियल्स ऑफ द सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है यहाँ पर, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता। क्यों, अब देखो भैया, जो सेक्युलरिज्म वाली बात है वो हमारे प्रियम्बल में, हमारे जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें दी गई है कि ये हमारा प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि हमें सेक्युलरिज्म हमारे देश में ये हमें मतलब मानना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपनी सोसाइटी में सेक्युलरिज्म को ज़्यादा अहमियत देनी है, ठीक है। तो अगर हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सेक्युलरिज्म अपने आप इम्प्लीमेंट होगा, और जो हमारी जो कंट्री है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को पहले ही मानती है, हमें पता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को मानती है, ठीक। क्यों, क्योंकि हमारा जो भारत सरकार है या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक धर्म को कभी नहीं मानता, वो सभी धर्मों को बराबर इज्जत देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हमने पहले पढ़ा था कि इस चीज़ से वोट बैंक पॉलिटिक्स अपने आप बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वोट बैंक में क्या होता है कि सारी लड़ाई धर्मों के ऊपर तो होती है, धर्म को लेकर चलते हैं ये। अब जब हर धर्म में सभी को बराबर के अधिकार मिल जाएंगे तो क्या ऐसी कोई लड़ाई बचेगी, नहीं बचेगी। तो ऐसी वोट बैंक पॉलिटिक्स भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब यही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, मतलब संविधान के जो निर्माता थे, उनका भी विज़न यही था कि भविष्य में जो समान नागरिक संहिता है ये इम्प्लीमेंट हो जाए और सभी रीजन में, रिलीजन में, पूरे देश में ये चीज़ लागू हो जाए और सभी को बराबर का अधिकार मिल सके। अब देखो ये सारे पॉइंट जो हमने ऊपर डिस्कस करे हैं ये सारे हमने हिंदी में भी लिखे हैं कि राष्ट्रीय एकता है, लैंगिक न्याय है, धर्मनिरपेक्षता, वोट बैंक, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने कवर कर रखे हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये है कि वाई देयर इज़ अपोजिशन फॉर यूसीसी। अब हमने अब तक तो सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे पढ़े हैं, अब हमने इतने सारे फ़ायदे पढ़ लिए, इतनी अच्छी तरह फ़ायदे पढ़ लिए, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया, अपोजिशन। अपोजिशन मतलब है चैलेंजेस, आप इसको चैलेंजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मैंने पहले बोला था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर इसका कुछ फ़ायदा है तो इसका नुकसान भी होगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ज़्यादा है या इसका नुकसान कम है, या फिर हमें इसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर ना इम्प्लीमेंट करने में फ़ायदा है, ये अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। मैं या आप, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये हमारी सरकारें डिसाइड करेंगी, आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, या हमारे देश की जनता डिसाइड करेगी। जब वो लिटरेट हो जाएगी, वो अवेयर हो जाएगी कि उसे फ़ायदा किस चीज़ में है, ठीक है, तब वो वक्त बताएगा। क्योंकि ये जो इस यूसीसी के ऊपर बहस है वो जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से लेके अब तक चली हुई आ रही है, ठीक है। तो ये तो वक्त ही बताएगा। बस हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने लिए एग्ज़ाम में लिखने के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर हमें अच्छे पॉइंट मार्क्स दे दें, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पहला पॉइंट है कि डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर यूनिफॉर्मिटी। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए हमारा जो भारत है वो क्या है, हमारा जो भारत है वो विविधता में एकता को दर्शाता है। आपको पता होगा कि हमारा जो भारत है, ये देखो हमारा जो भारत है वहाँ पर हर एरिया में अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशन, अलग रिलीजन हर एरिया में है, और फिर भी हमारा भारत जो है वो पूरा एक है, पूरे यूनिफॉर्मिटी है, हम सब एक हैं। हम ये कहते हैं ना, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी हम सब भारतीय हैं और हम सब एकता का प्रदर्शन करते हैं। तो अगर हम इस यूसीसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे, इसके हर धर्म, हर राज्य में, तो क्या इसकी ये वाली जो
डाइवर्सिटी है ये बच पाएगी? नहीं बच पाएगी। तो ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात होगी देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि विविधता किसके बेसिस पर है? धर्मों के बेसिस पर है। धर्म अलग है, ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है, ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर तो है। और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गए तो पहली बात तो सेक्युलरिज्म की बात आ जाएगी, ठीक है ना, सभी धर्मों को एक ही समान रूप से तौल दिया जाएगा, तो डाइवर्सिटी अपने आप क्या हो गई? ख़त्म हो गई, डाइवर्सिटी वाली कोई बात नहीं रही, ठीक। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा क्या है? इम्पोजिशन ऑफ यूसीसी वुड अमाउंट टू, वही जो हमने अभी पढ़ा ये वही है ना, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कल्चर, सेम यही है। साउथ से लेकर नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, हर स्टेट में डिफरेंट कल्चर है। अब देखिए यहाँ पर अगर स्टेट ने इंटरवेंशन करा, यहाँ पर अगर हम कानून लेकर आए तो हमारे आर्टिकल 25, 26 और 29 स्पेशली पर्टिकुलरली इन वाले अनुच्छेदों का हनन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान ने ये बोल रखा है कि हमारे यहाँ पर हर इंसान को अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार है, अपने स्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करने का अधिकार है। पर अगर हम यूसीसी कर देंगे तो आप सोचिए, क्या आप अपना धर्म पूरी तरह से मान पाएंगे? नहीं मान पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं अधिकारों में असमानता की बातें करी गई है, और जिन असमानताओं को हम इस यूसीसी हटाने की बातें करते हैं, क्योंकि अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो ये अपने आप हट जाएंगे। तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्टली क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया। तो दूसरी प्रॉब्लम ये वाली आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से शेड्यूल हमारा 6वां हो गया या फिर 5वां शेड्यूल हो गया, इसमें भी कुछ अधिकार दिए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों को अधिकार दिए गए हैं कि जो ट्राइबल्स हैं अपने कस्टमरी लॉज उनको खुद प्रिजर्व कर सकें, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग चला सकें। तो इन चीज़ की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी यही सब बातें आ जाती हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हट जाएंगी, और एंड में क्या होगा कि यहाँ पर कम्युनल हार्मनी हो जाएगी। कम्युनल हार्मनी क्या है? कि धर्मों में, जातियों में, ठीक है, धर्मों में, जातियों में क्या आ जाएगी? एक खतरा पैदा हो जाएगा, और आगे जाकर क्या हो सकते हैं? दंगे हो सकते हैं। इसीलिए अगर हमें ये यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना है तो धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो ये सारे वही पॉइंट जो हमने अभी पढ़े हैं। एकरूपता के लिए विविधता, मौलिक अधिकारों का हनन, पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और प्रक्रियाओं का मान्यता देता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर सेम वही पॉइंट जो हमने पढ़े हैं ये सारे यहाँ पर हिंदी में लिखे हुए हैं। अब हम आते हैं कंक्लूज़न पर। अब इसका कंक्लूज़न क्या होगा भाई? अब जब इसके हमने पॉजिटिव भी पढ़ लिए, ठीक है, इसके नेगेटिव भी पढ़ लिए, तो अब हमारे खुद के लिए इसका कंक्लूज़न निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो अब अगर अपने दिमाग से भी सोचा जाए तो हम इसका कंक्लूज़न क्या निकालेंगे? तो इसका कंक्लूज़न बस यही होगा कि ये जो यूसीसी है ना, ये जो है ये एक विकासवादी प्रक्रिया के माध्यम से ही उभर सकता है। विकासवादी प्रक्रिया का क्या मतलब हुआ? कि हम अपने देश में इतना अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर लें, इतनी अच्छी एजुकेशन दे डालें, ठीक है ना, अपने यहाँ के हर तबके के इंसान को इक्वालिटी करें, पॉवर्टी को मिटा दें, भूखमरी मिटा दें, एजुकेशन दे दें, इक्वालिटी ला दें, डेवलपमेंट ला दें, सभी को एम्प्लॉयमेंट दे दें। तो अगर हम ऐसे बहुत सारे कदम उठा लें तो अपने आप इनडायरेक्टली एक वक्त ऐसा आएगा कि यूसीसी हमें अपने आप इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। मतलब यूसीसी अपने आप लागू होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। यही है इसका निष्कर्ष। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये धीरे धीरे अपने आप होता चला जाएगा। अगर हमने इस मुद्दे पर बहस शुरू करी, मतलब वैसे की भी जा सकती है, तो हमें इसको बहुत ही सावधानी से शुरू करना होगा, जिससे कि कोई भी ध्रुवीकरण ना हो, हिंदू मुसलमानों में कोई झगड़े ना हो, किसी धर्म के बीच में कोई नफरत ना फैले कभी भी, ठीक है। तो ये था इसका कंक्लूजन, और ये थी हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आपको इस वीडियो में या टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।